लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हमारी इस चीज में हेल्प करता है। जैसे मान लो एक ना फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है और उसके पास क्या है, वो सिर्फ टेबल और चेयर बनाता है। उसके पास टोटल इन्वेस्ट करने के 50,000 रुपीज है और स्टोरेज का जो स्पेस है 60 पीसेस को वो ज्यादा से ज्यादा अपने गोडाउन में स्टोर कर सकता है। एक टेबल उसको 2500 रुपीज की और एक चेयर उसको 500 रुपीज की पड़ती है। और उसने एस्टीमेट लगाया कि अगर वो एक टेबल को बेचता है तो उसको 250 रुपए का प्रॉफिट होता है और एक चेयर को बेचने पर उसको 75 रुपीज का प्रॉफिट होता है। नाउ ही वॉन्ट्स टू नो हाउ मेनी टेबल एंड चेयर्स ही शुड बाय फ्रॉम द अवेलेबल मनी टू मैक्सिमाइज हिज टोटल प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा कंसेप्ट जो आप लोगों को शायद याद होगा कि अवेलेबल रिसोर्सेज का मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन का कंसेप्ट, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको हम किस तरीके से ज्यादा इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सके। तो ये पूरा चैप्टर हमें समझाता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कहते हैं इसे। और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि आपको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने का तरीका और कॉस्ट को मिनिमम करने का तरीका फाइंड करना है। आपके पास जो रिसोर्सेज है उसका मिनिमम यूज होकर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम क्या बोलेंगे कि प्रॉफिट हमें मिले जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। तो पूरा कंसेप्ट हमें इस चीज में सिखाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसे हम ये कहते हैं। तो अब वो देखो एक चीज है, जैसे हमने बोला कि भाई वो कितनी चेयर बनाए और कितनी टेबल बनाए सो दैट उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। अब उसने अकेला घर पे बैठा हुआ है, वो सोच रहा है केस नंबर 1, यार चलो मैं क्या करता हूं, मैं ना सारी की सारी टेबल ही खरीद लेता हूं, सारी की सारी टेबल ही खरीद लेते हैं। ठीक है, अब टेबल खरीदने के लिए टेबल की कॉस्ट कितनी है, 2500 कॉस्ट है। उसके पास पैसा कितना है, 50,000। तो 2500 कॉस्ट है, 50,000 उसके पास टोटल है। तो नंबर ऑफ टेबल्स वो कितनी खरीद पाएगा, टोटल उसके पास 50,000 मनी है और 2500 की एक चेयर है, कितनी टेबल खरीद पाएगा, 20 टेबल खरीद पाएगा। 20 टेबल उसने खरीद ली। एक टेबल के ऊपर वो कितने रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 250 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। 20 को 250 से मल्टीप्लाई किया, उसका प्रॉफिट कितना आया, 5,000। राइट, उसने बोला छोड़ो यार, मैं ना सारी की सारी चेयर खरीद लेता हूं, मेरे को 5,000 का प्रॉफिट कम लग रहा है, सारी की सारी चेयर खरीद लेता हूं। तो सारी चेयर खरीदने गया तो चेयर की कॉस्ट कितने की है, कितने पैसे उसके पास पड़े हैं, 50,000 उसके पास पैसे पड़े हैं। तो 50,000 को जब हमने 500 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ चेयर्स वो कितनी खरीद सकता है, नंबर ऑफ चेयर्स वो 100 खरीद सकता है। बट उसके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी है 60 पीसेस का। हर चीज को ध्यान रखना, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है मेरे पास, तो वो 100 खरीद ही नहीं सकता, तो वो खरीदेगा 60, क्योंकि 60 ही ले पाएगा। अब एक चेयर पे कितना प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है, एक चेयर पे कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 75 रुपए अर्न कर रहा है। तो 60 को 75 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 6 5 30, फिर 42 और 45 45 हो गया। ये तो प्रॉफिट कम हो गया उसका, तो पहले वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर था। फिर उसने तुक्का मारा, कह रहा यार छोड़ो, एक काम करता हूं 10 टेबल और 50 चेयर खरीद लेते हैं। तो 10 टेबल कितने की आएगी, 2500 के हिसाब से कितने की आएगी बच्चों, 25,000 की टेबल आएगी। 50 चेयर कितने की आएगी, कितने के हिसाब से, 50 चेयर, एक चेयर कितने की है, 60 रुपए की है, कितने की आएगी, 30,000। टोटल पैसे यूज हो गए कि ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। उसके पास पैसे थे 50, तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 45 चेयर कर लेते हैं। तो 45 को 6 से मल्टीप्लाई करो जरा, 1 चेयर 60 रुपए की है, कितने की है, मैं क्या कर रहा हूं, ये गलत, मैंने गलत लिख दिया ये। तो 50 चेयर, 50 चेयर और एक चेयर है 500 की, तो 50 मल्टीप्लाई 500 कितना हो गया,
25,000 हो गया। उसके टोटल पैसे यूज हो गए, 25 और 25 50,000 यूज हो गए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो गया। और पीस कितने रख सकता है वो अपने पास? 50 पीस हो गए, 10 पीस हो गए, 60 पीस हो गए। मैक्सिमम स्टोरेज का यूटिलाइजेशन हो गया। इससे ज्यादा वो पीस नहीं रख सकता, इससे ज्यादा वो पैसे नहीं खर्च कर सकता, राइट। अब उसको एक चेयर पर 10 क्या था टेबल, 10 टेबल, एक टेबल में कितना प्रॉफिट है? 250 का। तो 10 टेबल में कितना प्रॉफिट होगा? तो ये हो गया 2500 का प्रॉफिट होगा। और चेयर्स उसके पास कितनी है? 50। एक चेयर पे कितना प्रॉफिट है? कितने का प्रॉफिट है? 60 का प्रॉफिट है क्या? कितने का है? 75 का प्रॉफिट है। तो 50 मल्टीप्लाई 75। अब 50 को 75 से मल्टीप्लाई कर लो, 50 मल्टीप्लाई 75, तो ये हो गया 3750। 3750 में 2500 डालो तो ये आ गया 625। कौन सा केस उसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट लेकर आ रहा है? केस 3 लेकर आ रहा है कि भाई अगर वो 10 टेबल और 50 चेयर खरीदे तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब ये उसने कैलकुलेशन कैसे निकाली? 10 टेबल और 50 चेयर, ये उसको कैसे पता? उसको नहीं पता, ये मैंने बताया, मेरा क्वेश्चन है। मुझे पता है कि 10 चेयर और 50 टेबल खरीदेगा तब उसका मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा। 10 टेबल 50 चेयर खरीदेगा तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम निकलेगा। तो ये है आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर करना कि आपको ये बताना है कि एक मैन्युफैक्चरर को कितने यूनिट्स ऑफ आइटम बनाने चाहिए, जो जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उसके अकॉर्डिंगली, सो दैट उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। क्वेश्चन क्लियर? चैप्टर क्लियर? इस पूरे चैप्टर के अंदर यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सर वही है, आगे बढ़ते। तो बात यही है कि नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। इस चैप्टर के अंदर हमें इसी चीज को समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस चीज के लिए एक छोटी सी ना टेबल बनाएंगे। हम ये मानेंगे कि मान लेते हैं नंबर ऑफ चेयर्स उसने एक्स खरीदी और नंबर ऑफ टेबल उसने वाई खरीदी। बैठ जाओ। नंबर ऑफ चेयर उसने एक्स खरीदी और नंबर ऑफ टेबल उसने वाई खरीदी, ठीक है। अब मेरे को बताओ एक चेयर की कॉस्ट कितनी थी? नहीं बताओगे? 1 चेयर की कॉस्ट 500 थी और 1 टेबल की कॉस्ट कितनी थी? 2500 थी। एग्री? अब मुझे बताओ अगर उसने एक्स चेयर खरीदी तो उसका कितना पैसा लगेगा? एक चेयर 500 की है, एक चेयर 500 की है, एक्स चेयर कितने की होगी? 500x। हमने यहां पे डाला 500x। अगर एक टेबल 2500 की है तो वाई टेबल कितने की होगी? 2500 वाई। टोटल अमाउंट कितना उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए? 50,000। तो पहली इक्वेशन मेरी बनी 500x प्लस 2500y, और ये इज इक्वल टू नहीं, इज शुड बी इक्वल और लेस देन 50,000। जरूरी नहीं है ना कि पूरा एक्यूरेट मेरा पैसा खर्च हो जाए, हो सकता है 200-300 रुपए बच जाए। वो तो आपको आंसर पता लग चुका है, इसलिए आप कह रहे हो कि सर इस केस में पूरा पैसा। हाँ क्या क्या होगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब एक चेयर कितने की है? 500 रुपए की, और टेबल कितने की है? 2500 रुपए की। मान लो उस बंदे के पास 50,000 100 रुपए होते हैं, अब क्या करेगी? क्या ये 50,000 100 के बराबर आएगा? क्या ये 50,000 100 के बराबर आएगा? आप कंफर्म हो? हम चाहते हैं ये बराबर आए, बट इट इज नॉट नेसेसरी ना कि वो बराबर आएगा। तो इसलिए हम ये लेते हैं कि ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है या तो 50,000 100 के बराबर होगी या उससे कम होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। हमें तो नहीं पता ना कि 2500 और 500 के मल्टीपल फैक्टर के हिसाब से हमारा पूरा पैसा खर्च हो जाएगा, ठीक है। हमें तरीका तो वो करना ना जो सब पे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास टोटल पैसा इन्वेस्ट करने का 50,000। ये वाला पैसा वी वांट कि ये 50,000 के इक्वल हो, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो 50,000 के इक्वल होगा। हो सकता है कि 100 200 300 400 रुपए कम लगे, ठीक है। पहली इक्वेशन। दूसरा,
वो टोटल कितनी चेयर्स को अपने यहां पे स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम ही कैन स्टोर 60, यस और नो। तो दूसरी इक्वेशन बन रही है x प्लस वाई शुड बी इक्वल और लेस देन 60। ये 60 ही होगा या 60 से कम होगा। तीसरा, x के ऊपर, चेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट है, याद है कुछ? 75 था। चेयर के ऊपर प्रॉफिट कितना है? चेयर के ऊपर प्रॉफिट है 75 और टेबल के ऊपर प्रॉफिट कितना है? 250 और 75, याद रखना। तो भाई अगर एक चेयर के ऊपर 75 रुपए का प्रॉफिट है तो एक चेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट आएगा? और अगर एक टेबल के ऊपर कितने का था? 250 का था, तो वाई के ऊपर कितना आएगा? 250 वाई आएगा। तो उसका जो टोटल प्रॉफिट हुआ उसको हम z से डिनोट करते हैं, 75x प्लस में 250y, और फिर हम फाइनली लिखते हैं जो उसका प्रॉफिट है z 75x प्लस में 250y, दिस शुड बी मैक्सिमाइज। अब हमारा पूरा जो ध्यान रहेगा इसको मैक्सिमाइज करने में रहेगा कि x और y की ऐसी हम कौन सी वैल्यू निकालें जो इन दोनों बातों को सेटिस्फाई करे और इसमें पुट करने पर जो हमारा प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा है। आप बोलोगे सर x और y की कोई भी वैल्यू ले लो सर, यहां पर 100 ले लो, यहां पर 100 ले लो। अगर हमने यहां पर 100 ले ली तो क्या यहां पर 100 और 100 लेने से 100 प्लस 100 200 260 से छोटा होता है? वाई आर यू लेट? तो क्या अगर मैंने यहां पर 100 और 100 वैल्यू ले ली, दोनों को प्लस किया तो 260 से छोटा होता है? बोलो यस और नो। स्टैंड अप। 260 से छोटा होता है, यस सर, वेरी गुड। क्या वो दिमाग हिल गया? मेरी बात समझ रहे हैं यहां पर कि आपको एक्स और वाई की जो वैल्यू लेनी है इसके हिसाब से लेनी है, जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करे, और उसमें से भी सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है जो आपको z सबसे बड़ी वैल्यू आपको निकाल के दे। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ या ना? आगे बढ़े। अब इसके बारे में कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उसको समझ लेते हैं। लीनियर कंस्ट्रेंट्स किसे कहते हैं? लीनियर कंस्ट्रेंट्स इनको कहते हैं। मैं इसमें एक चीज भूल गया कि जो x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, जो y है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और 0 के बराबर भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ना कि हम सिर्फ चेयर बना लें, टेबल में पैसा ना लगाएं, चेयर से हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, या हम सिर्फ टेबल बना लें, चेयर ना बनाएं। तो दिस इज पॉसिबल ऑल्सो कि x 0 के बराबर हो। ठीक है, तो हमारे दो इक्वेशन हमें और लिखने हैं। तो पहला मेरा टेक्निकल वर्ड है कि सर ये लीनियर कंस्ट्रेंट्स किसे कहते हैं? तो जो अभी अभी हमने बनाई है ना कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, y 0 से बड़ा होना चाहिए, इसको नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं। और क्या बनाई है? 500x प्लस 2500y, 500x प्लस 2500y, तो 500x प्लस 2500y क्या था? दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 50,000। चौथी इक्वेशन कौन सी थी? कोई भी याद नहीं है तुम लोगों को? कौन सी थी? x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 60। तो x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 60। तो इन सबको कहते हैं लीनियर कंस्ट्रेंट्स, जो आपने इक्वेशन बनाई है जो हमारे आंसर्स निकालने में हमारी हेल्प करेगी। नंबर 1। हाँ जी, वो नहीं है, उसको लीनियर कंस्ट्रेंट नहीं कहते, उसकी वैल्यू निकालनी है डिपेंडिंग ऑन दिस। ठीक है। दूसरा है ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब हुआ कि वो जो हमने लीनियर फंक्शन निकाला ना उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी उसको बोलेंगे ऑप्टिमल वैल्यू, जो वैल्यू आएगी। ठीक है, जो वैल्यू जिस फंक्शन से आएगी, यानी कि जो z हमने बनाया था, अभी z बनाया था ये वाला 75x प्लस में 250y, यस और नो? 70x प्लस में 250y, ये जो हमने बनाया ये वाला z, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि इसको मैक्सिमाइज करना है। 75 क्या? ये 75 है? अच्छा, ओके। दूसरा डिसीजन वेरिएबल्स, कि कौन सी वैल्यू डिसाइड करेगी कि हमारा मैक्सिमम और मिनिमम आंसर क्या है, वो बोलते हैं x और y। तो x एंड y आर कॉल्ड
डिसीजन वेरिएबल्स। क्लियर है बच्चों? कुछ पूछना है चारों में से कोई बात? ऑप्टिमल वैल्यू यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो, जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो आपकी आएगी, जो जेड की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट मैक्स जेड की एक्स एंड वाई की वैल्यू तो होती है, एक्स एंड वाई की वैल्यू होगी डिसीजन वेरिएबल्स, और जो हमारी जेड की वैल्यू आई थी 6250, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी ना, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू, जिसको हमने ऑप्टिमाइज करके निकाला है। इस पूरे को क्या बोलते हैं, जो हमारा पूरा चैप्टर का कंसेप्ट है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब, एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में इन्वॉल्व फाइंडिंग मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट। प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, कॉस्ट को मिनिमम करना है। समझ में आ गए? यहां तक आगे बढ़े। अब मैं निकाल रहा हूं उसका आंसर कैसे आएगा। हमारे पास दो मेथड है, एक है कॉर्नर पॉइंट मेथड, एक है आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट मेथड। आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट मेथड 12th कोर में से कट गया है, बट अप्लाइड में है। तो आप लोगों को दो मेथड सीखने हैं, आप लोगों को सिर्फ एक मेथड सीखना है। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड के अंदर क्या होगा, मुझे वो लीनियर कंस्ट्रेंट्स बताना, क्या क्या निकाली थी हमने। लीनियर कंस्ट्रेंट्स क्या क्या निकाली थी, नहीं याद? हाँ, सबसे आसान वाली बता दी तूने, और इसको नॉन नेगेटिव लीनियर कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और हमने क्या निकाली थी लीनियर कंस्ट्रेंट, 500x प्लस 2500y। गलत मत बताना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। 500x प्लस 2500y शुड बी लेस देन इक्वल टू 50,000, और दूसरा था कि x प्लस y शुड बी लेस देन इक्वल टू 60, ये था। और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, 75 250y। ये हमने बनाया था अभी तक दोबारा से कुछ पूछ रहे हैं? अब आगे फाइनल काम होने वाला है, इस क्वेश्चन के बाद 12th कोर का ये चैप्टर खत्म होने वाला है। हाँ जी, इसमें और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन अगर समझ लिया तो 12th कोर का चैप्टर खत्म, ठीक है। तो अभी तक कुछ पूछना है? हाँ जी, लीनियर कांस्टेंट, ये जो लिखी हुई है इसको लीनियर कांस्टेंट्स कहते हैं। आइडेंटिफाई, अबे जो इक्वेशन बनाई है, जिस एक्स और वाई के ऊपर वैल्यू डिपेंड करेगी, इसको उसको लीनियर कांस्टेंट कहते हैं ना भाई। जो हमने अभी बॉक्स में बनाई है, ये जो बॉक्स से हमने बनाई है, ये जो हम इक्वेशंस बनाते हैं, और 12th क्लास के अंदर ये इक्वेशन बनाना भी नहीं है, कोर में बनी बनाई मिलेगी, आप लोगों को सिर्फ सॉल्व करनी है, अप्लाइड में बनानी है। कौन कह रहा अप्लाइड आसान है? तो आपको बनानी भी है। ये वाला काम जो मैंने किया है, ये 12th कोर को नहीं करना है, आप लोगों को ये वाला काम नहीं करना है। आप लोगों को सिर्फ ये काम करना है जो मैं अभी करने वाला हूं। आपको ये बनी बनाई इक्वेशंस मिलेगी, आपको इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। एक ही दिन की क्लास है, एक ही दिन का चैप्टर है। अब कैसे करें, शुरू करें। इसके लिए आपने क्या करना है बच्चों, एक ग्राफ बना लेना है, और इन सभी इन इक्वेशंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देना है। इन सभी इन इक्वेशंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देना है। 500x 2500y इक्वल टू 50,000। कुछ कॉमन से डिवाइड हो रहा है, 500 से डिवाइड हो रहा है। यहां पर आ जाएगा x, यहां पर आ जाएगा 5y, यहां आ जाएगा 100 आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। पहली इक्वेशन। अब इसके आपने सॉल्यूशंस लेके इसको ड्रॉ करना है। x को लिया 0, y क्या आएगा 20, y को लिया 0, x आएगा 100। बस इतना आ गया, सॉल्व करें। 20 का ही गैप ले लेते हैं, 20 40 60 80 और 100, 20 40 60 80 100। पहला पॉइंट x0 y20, दिस इज द पॉइंट। दूसरा पॉइंट x100 y0। अब आपने इन दोनों को मिला देना, थोड़ा पॉइंट से ही लेके जाना, थोड़ा मेरा नीचे निकल गया। अगली लाइन, दूसरी इक्वेशन को कन्वर्ट करो। दिस वन x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। इसके सॉल्यूशंस निकालो। x को रखा 0, y आएगा 60, y को रखा 0, x आएगा 60, यहां पर आ गया 60, यहां पर आ गया 60, दोनों को मिला दो। अबे फिर नीचे से चला गया, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। तीसरी कोई इक्वेशन ही नहीं है,
ये वाली चीज इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि एरिया शुड बी लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ या ना। अब इसका सॉल्यूशन रीजन निकालने के लिए अब आपने क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशन को दोबारा से लिखना है। इन इक्वेशन बना के x प्लस वाई साइन था छोटे वाला और छोटा होना चाहिए 100 से। ओरिजिन इसमें पुट करो, कोई भी पॉइंट इसमें पुट करो, मैं ओरिजिन पुट कर रहा हूं, x और y की जगह ओरिजिन पुट किया, 0 छोटा है 100 से। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? 0 100 से छोटा है, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, तो यानी कि 0 अपना भाई है, तो 0 की तरफ जाएंगे। x प्लस वाई इज लेस देन 100, ये वाली इक्वेशन है। x प्लस 5y इज लेस देन 100। जब लाइंस बनाओ ना तो साथ में, जब लाइंस बनाओ ना तो साथ में लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख लेना। क्या समझ नहीं आया बेटा? बिल्कुल, मतलब तुझे पूरा समझ नहीं आया? ऑरेंज कौन सा? ये लाइन की इक्वेशन लिखी है मैंने, ये वाली। उसके बाद कुछ बोला ही नहीं मैंने। अरे ये जो आप समझा रहे हैं ये वाला, हाँ तो ये बोलना भाई। क्या करना है, जो इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100, उसके अंदर कोई भी तेरा जो तेरा मन करता हो वो पॉइंट ले ले, यहां से कोई भी एक कोऑर्डिनेट उठा ले और वो कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर दे। मैंने 0 0 उठा लिया, तू कुछ और उठाना चाहता है तो कुछ और उठा लियो। मैंने 0 0 उठाया, x की जगह 0, y की जगह 0 रखा, यहां पर आया 0 0 छोटा है 100 से, ट्रू और फॉल्स? ट्रू मतलब अपना भाई है, भाई की तरफ चलो। लेस देन कहां पढ़ा है तू? 9th में 10th में सर ने बताया नहीं कि लेस देन और इक्वल का मतलब होता है कि इफ एनी वन ऑफ द इक्वेशन इज ट्रू देन इट इज कंसीडर्ड टू बी ट्रू। लेस देन और इक्वल टू, इस सिंबल का नाम बोलना था, बोल इसको क्या बोलते हैं? अरे यार यही तो तुम्हारी बेसिक पढ़ाई में दिक्कत है। एंड लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं इसे। लेस देन और इक्वल टू, अगर छोटा हो या उसके बराबर हो देन इट इज कंसीडर्ड ट्रू। तो 0 छोटा या 100 के बराबर है? छोटा है, इन दोनों में से कुछ है तो ट्रू, तो 0 अपना भाई है, तो 0 की तरफ जाना है, हमें नीचे की तरफ शेड करना है। क्लियर होगी ये वाली बात? क्लियर होगी ये वाली बात? दूसरी इक्वेशन उठा लो। दूसरी इक्वेशन कौन सी है? ये वाली। यहां पे डाले x प्लस वाई छोटा होना चाहिए 60 से। मैंने 0 0 पुट किया, 0 60 से छोटा है, यस और नो? ट्रू है, 0 अपना भाई है। इसके पास नीचे की तरफ जाएंगे। अब ये लाइन कहती है मेरे नीचे रहना, रेड लाइन कहती है मेरे नीचे रहना, एक्स एक्सिस कहता है मेरे ऊपर रहना, वाई एक्सिस कहता है मेरे राइट में रहना। इन चारों बातों को कंसीडर करके आपका सॉल्यूशन रीजन कौन सा बन रहा है? वो 20 और 40 वाला। ये वाला आपका सॉल्यूशन रीजन बन रहा है, यस और नो? अब इस सॉल्यूशन रीजन के जो कॉर्नर्स हैं, आपको कॉर्नर्स उठाने पड़ेंगे, कॉर्नर्स। तो पहला कॉर्नर है 0 0, A 0 0 कॉर्नर पॉइंट, राइट है बच्चों? दूसरा इसका जो कॉर्नर है ये है ना, इसका क्या नाम है? B 0 20, दिस इज B, दिस इज A। तीसरा कॉर्नर, ये मेरे से गलत लाइन ड्रॉ हुई थी, ये 60 से जा रही है ना, 60 से जा रही है, तो C पॉइंट हो गया 60 0। चौथा जो इसका पॉइंट है वो है इन दोनों का रेड लाइन और येलो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यस और नो? ये जो ग्राफ हम बना रहे होते हैं ना एग्जाम के अंदर, ये रफली ग्राफ बन रहा होता है। तो रफली ग्राफ के अंदर मैं इस पॉइंट को निकाल ही नहीं सकता। अगर आप ये सोचो कि हम ग्राफ में ऑब्जर्व करके इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कोई भी तुम में से ये बता सकता है कि इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलेगा? बस आरव एक प्यारा सा बच्चा है जिसको ये बात 10th की बात अभी तक याद है। किसी भी दो कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए दोनों कर्व की इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट या एलिमिनेट करके एक्स और वाई की जो वैल्यू निकलती है वही उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, हाँ या ना? तो इस पहले लाइन की इक्वेशन क्या थी? x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। एलिमिनेट किया, ये कैंसिल हो गया, 4y आया, 100 में से 60 गया, 40 आया, y की वैल्यू 10 आई। अगर y 10 है तो x क्या होगा? x की वैल्यू होगी 50। तो मेरा चौथा कॉर्नर पॉइंट निकला, x निकला 50, y निकला 10। क्लियर?
अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पास जिस को मुझे मैक्सिमम या मिनिमम करना है, यानी कि z, उस z के अंदर, z क्या है 75x प्लस 250y, उसके अंदर एक एक करके सारे कॉर्नर पॉइंट्स डालने हैं और वहां से मुझे अपनी वैल्यू निकालनी है कि देखेंगे कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम निकलेगी। अब 75x, x की जगह 0 डालो, y की जगह 0 डालो, आंसर क्या आया 75 मल्टीप्लाई 0 प्लस में 250 मल्टीप्लाई 0, आंसर आया 0। अब यहां पर आपको 75x की जगह 0 डालना है और y की जगह 20 डालना है, आंसर क्या आएगा 5000। अब आपने यहां पर x की जगह 60 डालना है और y की जगह 0 डालना है, आंसर क्या आएगा 3750 आया था। क्या आंसर आएगा बता दो यार। 75 60 देख लो, कर ही लेते हैं यार। 75 मल्टीप्लाई 60 4500 आया, 4500 आया भाई, तो दिस इज इक्वल टू 4500। और अगर x की जगह 50 डालें, 75 मल्टीप्लाई 50 और y की जगह 10 डालें, y की जगह 10, 2500 और 75 को 50 से मल्टीप्लाई करें, 75 मल्टीप्लाई 50 3750 प्लस में 2500 6250। हाँ जी, मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। एंड ये मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी अगर आप x की जगह 50 और y की जगह 10 लोगे, तो ये आपका आंसर है, जो उसका सबसे मेन कंसर्न था कि मुझे कितनी चेयर्स और कितनी टेबल्स खरीदनी चाहिए, सो दैट मेरी जो दो लिमिटेशन है मेरे पास, एक कि मेरे पास सिर्फ 60 पीसेस को स्टोरेज करने का स्पेस है और मेरे पास 50,000 इन्वेस्ट करने के लिए टोटल अमाउंट है। इन दोनों बातों को पूरा करते हुए मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम तब होगा अगर मैं 50 चेयर और 10 टेबल खरीदूंगा। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, सामने ध्यान दो। अब पूरा चैप्टर तो मैंने आपको समझा दिया क्या चीज है। आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आएगा, बस आपको ज्यादा लोड लेने की नीड नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आएगा केस बेस्ड स्टडी के हिसाब से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये आपके पास, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर कंस्ट्रेंट्स, और इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल, बस भूल गए, इक्वेशन, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन। तो आपको इसको मैक्सिमाइज करना है यूजिंग दिस, ठीक है। अब इसकी एक क्वेश्चन की और छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। इन सभी लीनियर इक्वेशंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, इसे कन्वर्ट कर लो। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। दो सॉल्यूशंस निकाल लो कि अगर हमने x को 0 रखा तो y 50 आ रहा है, y को 0 रखा तो x 50 आ रहा है। यहां पर आ जाओ, यहां पर x को अगर आपने 0 रखा तो y 90 आ रहा है, y को 0 रखा तो x 30 आ रहा है। क्लियर? आगे बढ़े, 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100, x 0 y 50, 20 40 60, ये एक पॉइंट आया। x 50, 20 40 60, ये एक पॉइंट आया। इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। क्लियर है बच्चों? अगला x 0 y 90, x 0 y 90, 20 40 60 80 90 आया, x 30 आया। इन दोनों को हमने मिला दिया, ठीक है जी, मिला दिया। अब इसका सॉल्यूशन रीजन हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन रीजन निकालने के लिए आप इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा से लिखोगे, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, और कोई भी इस पूरे प्लेन के अंदर से कोई भी कोऑर्डिनेट उठा के यहां पे पुट करके देख लो। मैं अक्सर 0 0 रख के देखता हूं, तो 0 रखा, 50 से छोटा है, विच इज ट्रू। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 वाली कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। इसमें पहले ही लिख लिया करो, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाती है, हम गलत लाइन को शेड ना कर दें। अब x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50 का जो सॉल्यूशन रीजन है वो नीचे की तरफ है। दूसरी इक्वेशन उठाओगे, अब दिस वन, 3x प्लस वाई शुड बी लेस देन 90, x की जगह 0, y की जगह 0, 0 90 से छोटा है, ट्रू। इसका भी जो सॉल्यूशन रीजन है वो नीचे की तरफ है। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर मत निकलना।
अब इन चारों बातों को कंसीडर करते हुए आपका सॉल्यूशन रीजन कौन सा बना? आपका सॉल्यूशन रीजन बना 50-30। दिस वन। ग्रीन लाइन के नीचे रहना है, इसके अंदर रहना है, व्हाइट लाइन के भी नीचे रहना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना है। दिस इज योर सॉल्यूशन रीजन। क्लियर है बच्चों? अगला काम है सॉल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट को ढूंढना। पहला मैंने ले लिया 0 0, जिसको नाम दिया ए। एक बॉक्स बना लो, उसके कॉर्नर पॉइंट ढूंढो। एक पॉइंट लिया 0 0। दूसरा इसका जो कॉर्नर पॉइंट है, जो ग्राफ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कट करता हुआ जा रहा है, वो तो हमें साफ दिख रहा है, उसके लिए तो हमें कुछ करने की नीड नहीं है। ये कहां से जा रहा था? 0 50 पे, 0 50। दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 0 50। तीसरा कोऑर्डिनेट ये है, कौन सा था ये? 30 0। सी हो गया 30 0। जो चौथा कोऑर्डिनेट होता है वो निकलता है इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट सॉल्व करके। जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इन दोनों की जो लाइन है वो क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 एक लाइन है, और एक लाइन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, कैंसिल हो गया। यहां पर -2x बचा, यहां पर माइनस का 40 बचा, ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू 20 आ गई। अगर x की वैल्यू 20 आई है तो y क्या आएगा? 30 आएगा। तो चौथा कॉर्नर पॉइंट आया हमारा D में 20 एंड 30। फिर आपने z उठाना है, जो ऑलरेडी निकाल के दे रखा है 4x प्लस वाई। 4x प्लस वाई लिया, 4 x की जगह 0, y की जगह 0, वैल्यू आई 0। फिर x की जगह 0 और y की जगह 50, वैल्यू आई 50। फिर x की जगह 30 और y की जगह 0, वैल्यू आई 120। फिर x की जगह 20 और y की जगह 30, वैल्यू आई 110। क्या आंसर है? 120 मैक्सिमम है। तो यानी कि भाई आपको यहां पर इसके लिए जाना चाहिए, सिर्फ 30x होना चाहिए, y को छोड़ दो, भूल जाओ भाई। क्लियर? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और है। अब सामने आप लोगों ने ध्यान देना है, जो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किए उसमें क्या हुआ? हमारा एरिया बाउंड हो गया। बाउंड मतलब समझ रहे हो? बाउंड्री बनी हुई है। बाउंड्री बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? बाउंड्री है, बाउंड है, क्वाड्रिलेटरल बन गया, बाउंड है। यहां के अंदर भी हमारा जो एरिया है वो बाउंड है, राइट? लेकिन अगर मेरा एरिया अनबाउंडेड आ गया तब क्या करेंगे? जो कि इसमें आएगा, ठीक है? अगर मेरा एरिया अनबाउंडेड आ गया तब हमने इसे कैसे सॉल्व करना है? चलो, आपको तो नहीं पता होगा ना जब आप क्वेश्चन करोगे एग्जाम के अंदर कि आपका ये एरिया बाउंडेड वाला आएगा या अनबाउंडेड वाला आएगा, तो आपने नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। शुरुआत क्या होगी? कन्वर्ट दीज इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन एंड मेक ग्राफ ऑफ इट। कन्वर्ट दीज इन इक्वेशंस इनटू इक्वेशंस एंड ड्रॉ ग्राफ ऑफ इट। ये आपका पहला स्टेप है। तो भाई पहली इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तीसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई। दिख रही है आपको तीन इक्वेशन? x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशंस में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। तीसरा x इज इक्वल टू वाई, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पर तीन इक्वेशन आ गई। क्लियर है? चलो अब इसे ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर आया भाइयों, जब मैंने इसकी इक्वेशन ली, x को लिया 0, y क्या आएगा? y को लिया 0, x क्या आएगा? ये पहला बन गया, एग्री? दूसरा, x को लिया 0, y आएगा 10, y को लिया 0, x आएगा 10। तीसरा, x को लिया 20, y आया 20, x को लिया 50, y आया 50। क्या ले ले? क्या हो गया? ऐसे ही नहीं लिया था मैंने। चलो आगे बढ़े। अब हमने इसका ग्राफ बनाया। मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गई है? 60 तक गई है। तो 10-10 का गैप ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है? पहली लाइन x0 y 20, x0 y 20, x60 y 0, x60 y 0, ये बन गया हमारा पॉइंट। और तुरंत इसकी इक्वेशन लिख दो, नहीं तो हम बाद में भूल जाएंगे।
हमारा टाइम खराब होगा कि लाइन कौन सी थी, कौन सी लाइन है ये वाली, यानी कि दिस वन। इन इक्वेशन लिखना आप, इन इक्वेशन x प्लस 3y लेस देन 60। दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरा है x0 y10 x0। ठीक है जी। अरे हाँ स्केल तो मैं भूल गया, लेकिन टाइम खराब होता है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ हमारा, ये वाली इक्वेशन आई विच इज इक्वल टू x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तीसरा है x0 y0 और x20 y20, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, और ये आया आपका x इज लेस देन y। क्लियर है बच्चों? अब क्या काम है अगला, अगला क्या काम है, इनका सॉल्यूशन रीजन ढूंढना। तीनों इन इक्वेशंस को लिख लो। पहली इक्वेशन x प्लस 3y लेस देन 60, दूसरी इक्वेशन x प्लस y ग्रेटर देन 10, तीसरी इक्वेशन x इज लेस देन y। कोई भी क्वाड्रेंट, कोई भी इस प्लेन में से कोऑर्डिनेट उठाओ और यहां पे पुट करो। मैंने यहां पे 0 0 डाला, 0 60 से छोटा है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू आया, तो ट्रू आया तो 0 अपना भाई है, तो इसको नीचे लेके आओ। 3x x प्लस 3y को नीचे कर दो कि इसका सॉल्यूशन रीजन नीचे की तरफ है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं निकलना, ये तो हम सोचेंगे, ये तो हमको बताइए। दूसरा x प्लस वाई 10 से छोटा होना चाहिए, 0 बड़ा है 10 से, ट्रू और फॉल्स? ये अपना भाई नहीं है। अब की बार उसकी तरफ नहीं जाना, जो पॉइंट सेटिस्फाई ना करे उस पॉइंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो अब आपने इस लाइन को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है। क्लियर? तीसरा लाइन है हमारा, कहां गया ये वाला। अब इसमें क्या पुट करोगे, 0 0 नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि हम 0 0 से ही गुजर रहे हैं। जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा मुझे उस पॉइंट की तरफ जाना है, जो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा मुझे उस पॉइंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। अगर मैं उस पॉइंट पे ही खड़ा हूं तो मैं क्या करूंगा, समझ रहे हो? तो वो पॉइंट नहीं पुट करना जो उस लाइन के ऊपर ही है। तो 0 0 उस लाइन ओरिजिन के ऊपर ही है, हाँ या ना? तो उसको पुट नहीं करना, कुछ और कर लो। 10 20 30, मैं इसको कर लेता हूं, 30 0 को कर लेता हूं। क्लियर? 30 0 को कर लेते हैं, तो 30 छोटा है 0 से, ट्रू है फॉल्स है? तो भाई इसने अब नीचे नहीं जाना, अब कहां जाना है इसने, ऊपर की तरफ जाना है। कहां जाना है? ऊपर की तरफ जाना है। वो लाइन कहती है, ये तो बना नहीं यार सर, बन तो गया। नहीं, ये तो बाउंडेड बन गया, मुझे लगा ये अनबाउंडेड वाला है। नहीं, बन गया boundary। वो कह रहा ऊपर जाओ, वो कह रहा नीचे जाओ, ये कह रहा, ये तो यार सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, सॉरी फॉर इट, टाइम वेस्ट हो गया। ये सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन होगा शायद अनबाउंडेड वाला। ये हमारा सॉल्यूशन रीजन निकल आया। देखो ये पिंक कह रहा है ऊपर जाओ, व्हाइट कह रहा है नीचे आओ, ये वही लाइन कह रही है ऊपर जाओ, है ना? ये कह रही है ऊपर जाओ मतलब ऊपर जाओ, ये कह रहा है यहां जाओ, ये कह रहा है यहां जाओ। ओरिजिन के अंदर रहो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहो। ये आपका सॉल्यूशन रीजन बन गया। अब आपके 4 पॉइंट आ रहे हैं इसमें। एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट आ रहा है ए, इसका क्या है, एक क्या था ये, क्या था ये, कोऑर्डिनेट्स 20 है ना, ये हमने 10-10 का गैप लिया ना, तो ये कोऑर्डिनेट हुआ 0 20, एक हो गया 0 20। क्लियर है? दूसरा ये रहा 0 10। तीसरा और चौथा निकालना पड़ेगा बाय इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये है x इज इक्वल टू वाई, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सॉल्व करो इसे। x और y बराबर है, x की जगह y रख दो, y प्लस वाई 10 आ गया, 2y आपका 10 आ गया, y की वैल्यू 5 आ गई, तो x की वैल्यू भी 5 आ गई। तो ये वाला पॉइंट आया 5 5, जिसको हमने C बोल दिया। राइट है बच्चों? आगे बढ़े। अब ये वाला पॉइंट निकालना है। इस वाले पॉइंट को निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे। x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। x और y बराबर है, यहां पर y डाल दो, y प्लस 3y इज इक्वल टू 60, 4y इज इक्वल टू 60, y आ गया 15, y 15 है तो x भी 15 है, हाँ या ना? y 15 है तो x भी 15 है। आगे आप कर लोगे?
अब क्या करना है आपको, z के अंदर इसकी वैल्यू डालनी है। कॉर्नर पॉइंट ही तो लिया है मैंने, और क्या लिया है? 0 10 कहां से आया? ये रहा कॉर्नर पॉइंट। ये देखना, ये आपका सॉल्यूशन रीजन है। ये आपका सॉल्यूशन रीजन हुआ कि नहीं हुआ? ग्रीन कलर से जो प्लॉट हुआ है वो आपका सॉल्यूशन रीजन है। तो उसके जो भी कॉर्नर पॉइंट होंगे, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट, 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 ये आपको चारों निकाल लिया, चारों मैंने रख दिए। अब इसके अंदर क्या करना होगा? हाँ, हो गया, छोड़ दूं, बड़े आगे। अगला क्वेश्चन, चलो भाइयों इसे देखें। सबसे पहला काम क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। सॉल्यूशन निकाल लो इसके। अब मैंने अगर x और y को 0 0 लिया ना, तो बड़े छोटे पॉइंट आ जाएंगे। कुछ और ले लेते हैं ना, या एक मिनट, सभी के छोटे पॉइंट आ रहे हैं, इसका भी 1 और 3 आएगा, छोटे ही आएंगे, छोटे छोटे ले लो। x को 0 लिया, y क्या आएगा? y को 0 लिया, x आएगा माइनस का 2.5। क्लियर? दूसरी इक्वेशन ये हो गई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x को 0 लिया, y 3 आ गया, y को 0 लिया, x 1 आ गया। आगे बढ़े, तीसरी इक्वेशन, 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 12। x को 0 लिया, y माइनस 4 आ गया, y को 0 लिया, x 6 आ गया। प्लॉट करते हैं, तो प्लॉट करते हैं भाई। पॉइंट मैक्सिमम देखो कहां तक है, 6 तक है, तो एक एक का गैप ले ले। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर नेगेटिव भी आ रहा है, x नेगेटिव भी आ रहा है। 1 2 3, 1 2 3 4, चलो ठीक है, हो गया। पहला पॉइंट करेंगे व्हाइट पेन से। पहला x0 y5, x0 y5, दिस इज द पॉइंट। x माइनस 2.5, 1 2, और दिस इज माइनस का 2.5। चलो पहली लाइन हो गई, ठीक है जी, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई और ग्रेटर और इक्वल टू -5। पेन बदल लेते, नीला कलर ले लेते हैं। x0 y3, x0 y3, x1 y0, और इसकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। तीसरी लाइन, x0 y माइनस 4, दिस इज -4, x6 y0, 1 2 3 4 5 6। तो यहां आ गया हमारा पॉइंट, और इसकी इक्वेशन है 2x माइनस में 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। क्लियर है बच्चों? क्या करना है अगला काम? क्या करना है अगला काम? सॉल्यूशन रीजन निकालना है। तो सॉल्यूशन रीजन निकालने के लिए तीनों इक्वेशन लिखनी है। 2x माइनस वाई ग्रेटर देन -5, x और y की जगह 0, 0 बड़ा है -5 से, ट्रू। कहां पर होगा इसका सॉल्यूशन रीजन? ओरिजिन की तरफ। एरो बना दो, शेड बाद में करेंगे। दूसरी इक्वेशन ग्रीन वाली उठानी है मेरे को। ग्रीन वाली इक्वेशन है ये, 2x माइनस में 3y छोटा है 12 से, x और y 0, 0 12 से छोटा है, ट्रू। ग्रीन को ओरिजिन की तरफ शेड करो। फिर अब ब्लू वाली इक्वेशन उठानी है। ब्लू वाली इक्वेशन है दिस वन, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 0 रखा, 0 बड़ा है 3 से, यस और नो? फॉल्स। तो इसका ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, इसको बाहर की तरफ जाना। आ गया ओपन एरिया, अनबाउंडेड एरिया आ गया, यस और नो? पहले उस एरिया को शेड करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। कौन से कलर से शेड करें? ब्राउन? ब्राउन तो दिखेगा भी नहीं। चलो इससे शेड करो, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर रीजन है। इसमें से कोई ना कोई आंसर निकलेगा।
नहीं, कॉर्नर पॉइंट ढूंढ रहे हैं भाई, आपको कॉर्नर पॉइंट नहीं दिख रहे इसमें? कौन कौन से? पहले मैं इसकी बाउंड्री बना दूं, शायद आपको तब नजर आए। तो हमारा जो ये रीजन है, ये है। तो हमारे कितने कॉर्नर आए? 1 2 3 और 4। तो आप पहला कॉर्नर क्या है? ये 0 5, 1 2 3 4 5। पहला कॉर्नर आ गया 0 5। दूसरा कॉर्नर कौन सा है? 1 2 3 0 3। तीसरा कॉर्नर कौन सा है? 1 0। चौथा कॉर्नर कौन सा है? 6 0। अब आपका अगर आंसर होगा, या तो इनमें से ही कोई होगा, जब ओपन एरिया आ जाता है ना, अनबाउंडेड रीजन आ जाता है ना, तो उसकी मैक्सिमम, उसने मैक्सिमम पूछे मिनिमम बोलिए? मिनिमम कहां लिखा है? मिनिमम। तो इसकी अब मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। पहले निकाल लेते हैं, z निकाल लेते हैं। z की वैल्यू है -50x + 20y, जो कि z के इक्वल आएगा। x की जगह 0 रखा, y की जगह 5 रखा। 0 20 × 5, यह आ गया 100। ठीक है, x की जगह 0 रखा, y की जगह 3 रखा, यह आ गया 60। x की जगह 1 रखा, y की जगह 0 रखा, -50 + 0, यह आ गया -50। x की जगह 6 रखा और इसकी जगह यह रखा माइनस। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? या तो इसका आंसर -300 होगा, या इसका आंसर -300 नहीं। वो मैं बताने वाला हूं है, बता रहा हूं अभी, रुक जा दो 1 मिनट बस। तो या तो इसका आंसर -300 होगा, इसकी वैल्यू मिनिमम -300 होगी या नहीं होगी। अब वो वैल्यू इसकी -300 है या नहीं, उसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, जो z दे रखा है ना आपका, z दे रखा है कि नहीं दे रखा, विच इज -50x प्लस में 20y, उसमें आपने z की जगह -300 डालना है। z को उड़ा दो और यहां पर -300 लिखो। z की जगह -300 लिखो। ठीक है, अब आपने देखना है कि क्या x और y की कोई ऐसी वैल्यू है जो इस प्लेन के अंदर हो और -300 से छोटी या उसके बराबर हो। तो ये इन इक्वेशन को हटा दो, बस आप यहां पर इक्वल डालो और एक लाइन ड्रॉ करो। क्या किया मैंने, इस z के अंदर मैंने ये अज्यूम कर लिया कि जो हमारी -300 वैल्यू आई है वो इसका आंसर है। ठीक है, अब मैं इस लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करूंगा। अगर वो लाइन इस ग्राफ के अंदर से चली गई, तो इसका मतलब यहां पर और भी x और y की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो 300 के आसपास जाती है। इस चीज को समझने के लिए आपको एक बात और समझनी होगी। जब मैं कोई ग्राफ बनाता हूं x + y = 5 का, जहां पर y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 5 आती है, और उन दोनों पॉइंट को जोड़कर मेरी ये लाइन आई, तो इस लाइन ने इस पूरे ग्राफ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। किसमें? 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक वो हिस्सा जो लाइन के अबव है, एक वो हिस्सा जो लाइन के बिलो है, और एक वो हिस्सा जो ऑन द लाइन है। ऑन द लाइन जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबको जोड़कर 5 आएगा। हाँ या ना? उन ऑन द लाइन जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, आप ये वाला उठा लो, अब ये वाला उठा लो, आप नीचे से उठा लो, अब यहां से उठा लो, उस कोऑर्डिनेट्स को जोड़ो, x और y को जोड़ो, 5 आएगा। एग्री करते हो? नहीं करता विवांतु? एग्री ना? क्योंकि भाई लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो पॉइंट उस लाइन के सॉल्यूशन ही तो होते हैं, और सॉल्यूशन से ही तो लाइन बनाई जाती है। और सॉल्यूशंस क्या होंगे? जिसमें x और y को जोड़कर 5 आएगा। एग्री? एक तरफ ऐसे कोऑर्डिनेट्स होंगे
जहां पर x और y को जोड़ने पर 5 से ज्यादा आएगा, और एक तरफ ऐसे कोऑर्डिनेट्स होंगे जहां पर x और y को जोड़ने पर 5 से कम आएगा। तो इस लाइन के इस तरफ या इस तरफ ऐसे कोऑर्डिनेट्स होंगे जो 5 से ज्यादा या 5 से कम होंगे। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर की तरफ जो वैल्यू है वो 5 से ज्यादा है। ये कोऑर्डिनेट कौन सा हुआ? 5 5, जोड़ना जरा 5 और 5 क्या आएगा? 10, 10 तो 5 से बड़ा हुआ। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो इस लाइन के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स है उसका सम क्या है? 5 से ज्यादा, और नीचे है वो क्या है? 5 से कम। और ऑन द लाइन क्या है? अब मैं इसको मिक्स करके एक बात बोलता हूं, इस लाइन के आसपास ये जो पॉइंट होंगे 5 से ज्यादा 5 से कम दोनों हो सकते हैं, 5 के बराबर भी हो सकते हैं। क्लियर होगी ये वाली? अब मैं इस लाइन को ड्रॉ करूंगा। अगर वो लाइन ऐसे बीच में से चली गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और y की जो भी वैल्यू है इस लाइन के ऊपर वो इसके इक्वल रखने पर -300 के आसपास है। -400 भी हो सकता है, -200 भी हो सकता है, -300 भी हो सकता है। यानी कि देयर आर मोर अदर वैल्यूज जो -300 से छोटी होंगी और इस रीजन के अंदर होंगी। ये मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। इसका रट्टेबाजी ये है कि हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर लाइन इस ग्राफ के अंदर से गई, नो सॉल्यूशन। अगर वो लाइन इस ग्राफ के बाहर से गई, इस पॉइंट को छूते हुए, इस पॉइंट को छूते हुए, यानी कि 60 को छूते हुए चली गई और इसके अंदर नहीं गई, तो यही मेरा आंसर होगा। अब मैं ड्रॉ करता हूं, फिर मैं बाद में दोबारा समझाऊंगा। अब इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना है? सॉल्यूशन रीजन ढूंढ लें। किससे डिवाइड कर दूं? सारे एक एक जीरो काट दो पहले। -30 हो गया, -5x हो गया, प्लस में 2y हो गया। इस लाइन का सॉल्यूशन ढूंढोगे आप। x को 0 माना, y क्या आ रहा है? -15। y को 0 माना, x क्या आ रहा है? 6। क्लियर? x 0, y -15। गड़बड़ हो गई यार, 15 बहुत बड़ा हो जाएगा। कुछ और ले लेते हैं, 15 तक हम बना नहीं पाएंगे ना ग्राफ। कुछ और छोटी वैल्यूज ले लेते हैं। अब यहां पर कुछ और सोचो। x को 4 ले लेते हैं। x को अगर मैंने लिया 4, बता क्या आएगा? ये आ गया 20, वहां जाके चला गया माइनस का 10 और माइनस का 5 आएगा। सही है ये? x 4 y -5, 1 2 3 4 y -5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है x 6 y 0, ये वाला पॉइंट आ रहा है। इन दोनों को मिला दो। ये लाइन कहां से गई? सॉल्यूशन रीजन के अंदर से गई या बाहर से गई? ये लाइन सॉल्यूशन रीजन के अंदर से गई या बाहर से गई? अंदर से गई ना। नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू, अंदर से चलेगी। मतलब अंदर और भी बहुत सारी वैल्यू है, क्योंकि इस लाइन के आसपास ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है, और रेड लाइन के आसपास ऐसी वैल्यूज होंगी जो -300 से बड़ी या छोटी होंगी। जैसे यहां पर इस लाइन के आसपास x और y के ऐसे कोऑर्डिनेट थे जो 5 से बड़े या छोटे होंगे, तो वो लाइन अंदर से नहीं जानी चाहिए थी, तो हमारा इसका आंसर नहीं है। अगर ये लाइन ऐसे निकल जाती, 60 को टच करते हुए बाहर की तरफ चली जाती, समझ गए हो? बाहर की तरफ जा रही है ना 60 को टच करते हुए, 60 को तो टच करेगी 60 को टच करते हुए अगर सॉल्यूशन रीजन के बाहर की तरफ से निकल जाती तो हमारा आंसर ये होता। लेकिन अगर वो लाइन ग्राफ के अंदर चली गई है तो वो हमारा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है। नो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। क्लियर? क्या हस्कुरी है? नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? एक क्वेश्चन और करता है।
कन्वर्ट करो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। हमने इसका ग्राफ डाला, ये आ गया 8, ये आ गया 8, इस दोनों को जोड़ दिया। ये कहता है x प्लस वाई 8 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा तो ऊपर की तरफ होता है। तीसरा ले लो, 3x प्लस 5y 15, x को 0 लिया, y 3 आ गया, y को 0 लिया, x 5 आ गया, x 0 y 3, x 0 y 3, ये पॉइंट आ गया x 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ गया। इसको ऐसे जोड़ दिया। ये कह रहा है 3x प्लस 5y 15 से छोटा होना चाहिए, तो 3x प्लस में 5y 15 से छोटा होना चाहिए। x की जगह 0 रखा, y की जगह 15 रखा, ट्रू। इसका सॉल्यूशन नीचे की तरफ, इसका सॉल्यूशन ऊपर की तरफ। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये कह रहा है भाई लाइन के उधर जाओ, ये कह रहा है लाइन के इधर आओ, कोई सॉल्यूशन नहीं। ऐसा भी हो सकता, इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो कोर वाले बच्चे जा सकते हैं। आपको भी भेज दूं या बाद में करना है? करवा दो ना, खत्म हो जाएगा। मैं वैसे आपका भी आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट मेथड पढ़ा है। गुड इवनिंग जी भाई, पूरा चैप्टर होमवर्क है।